अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स आस्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीरा खान। नाजरीन, लेट्स आस्क एक पब्लिक बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो 5th वेव ऑफ कोरोना वायरस है, यानी ओमिक्रॉन। आवाम की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और इनके तसल्ली बख्श जवाबात हमारी मेहमान शख्सियात देती हैं। और आज इस वक्त जेम्स स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ करवाती चलूँ कि आपने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से MBBS किया है और इसरा यूनिवर्सिटी से ह्यूमन एनाटॉमी में MPhil किया है और आप सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडो आदम में ह्यूमन एनाटॉमी के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और इसके साथ साथ आपने अप्लाइड साइकोलॉजी में MSc भी किया हुआ है। मैं बताती चलूँ कि आपका YouTube चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स के नाम से मौजूद है और आप लर्नर्स एकेडमी ऑटोबान रोड हैदराबाद में मौलमी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। जी, मेरी मुराद है डॉक्टर आसिम महमूद साहब से। आइए इनका इस्तकबाल करते हैं और इनसे जानते हैं आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम जेम्स TV दैट यू हैव टेकन आउट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल फॉर दिस इंटरव्यू। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग बुलाते रहते हैं और हम लोग आते रहते हैं। सर, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है या ये कोई मुख्तलिफ चीज़ है या मुख्तलिफ वायरस है? लाइफ में ना एक प्रोसेस होता है, अपन उसको कहते हैं एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन को आम ज़बान में हम कैसे समझाएं? ये आप ऐसे समझें जैसे आप घर में अलमारी को एक जगह रखते हैं, कुछ टाइम बाद आप कहते हो कि यार इस अलमारी को हमने यहाँ रखा है, अब ऐसा करते हैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख के देखते हैं, शायद यहाँ पर कोई बेहतर हो, स्पेस हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ये बिल्कुल इस तरीके से। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इवॉल्व करते हैं, तो वायरसेस में भी ऐसे ही होता है। तो जब जैसे टाइम गुजरता है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर उनको आते हैं, ये सनलाइट हमारे लिए तो हमारे लिए भी चीज़ है मगर वायरसेस के लिए बड़ी चीज़ है। इस तरीके से कुछ ड्रग्स हैं, कुछ रेडिएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बदलती हैं, ऑल्टर करती हैं। इस ऑल्ट्रेशन को हम कहते हैं वेरिएशन। तो वो जो कोविड का वायरस था ओरिजिनल, वो अब तक कोई 6 या 7 दफ़ा वेरी हो चुका हुआ है। हाँ, तो वो जो कोविड-19 जो 2019 में आया था, अब वो कोविड-19 तो पता नहीं कहाँ गया, अब उसकी जगह नई उसकी आ गई है। तो ये बेसिकली उसका एक नया वेरिएंट है, मतलब उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली। ऐसे समझें पहले बच्चा था, फिर वो लड़कपन में गया, फिर वो नौजवानी में आया, फिर जवानी में, अब ये समझें वो जवानी में आ गया। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एडेप्टेशंस हो रही हैं वायरस के अंदर भी। एडेप्टेशन शायद इतना सही वर्ड नहीं है, मतलब एवोल्यूशन उसके लिए सही वर्ड होता है बेसिकली, मगर एवोल्यूशन पब्लिक चूँकि वो समझती नहीं है इतना, बच्चे ही समझ लेते हैं, चेंज समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं जो के सामने आ सकते हैं या आ रहे हैं? अच्छा, इसके ऊपर ना ये साउथ अफ्रीका से केस बेसिकली हो रहे हैं रिपोर्ट, और दुनिया के कोई 32-33 मुल्क है जहाँ पे ये केस रिपोर्ट हो गए हैं। पाकिस्तान में भी बता रहे थे अभी 2 दिन पहले कि एक केस रिपोर्ट हुआ, बल बाद में पता लगा कि शायद वो शक था, जो भी था वटेवर। सिम्टम इसके ना कोविड से कुछ चेंज नहीं है, कोविड जैसी सिम्टम है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वायरल इन्फेक्शन जो भी होगा ना, उसके सिम्टम एक जैसे ही होते हैं। वही नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, थोड़ा बहुत गला ख़राब होगा, बुखार होगा, सर में दर्द होगा। वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो, सबके इन्फेक्शन हो, सिम्टम एक जैसे ही होते हैं। सही, मतलब कि हमारे पास सवाल जो आवाम की तरफ से हैं वो ऐसे भी हैं, क्या इतना सिवियर है कि इसकी वजह से डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगा या नहीं? ये वाले सवालात भी हमें मौसूल हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ना, उससे दुनिया में अब तक एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, अब तक तो नहीं हुई। बाकी अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी उसको इतना टाइम नहीं हुआ है पता लगे, थोड़ा टाइम गुजरे, कुछ चीज़ें हों तो पता लगे। तो कोविड का जो सबसे ख़तरनाक वो जो था ना वेरिएंट, वो डेल्टा वेरिएंट था, वो जो इंडिया में जो फैल रहा था। डॉक्टर साहब, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट किस हद तक ट्रांसमिसिबल है? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं फिर वही बात कहूँ ना कि अभी नया है बहुत, तो रिसर्चेज ना कंक्लूसिव नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन अभी तक हमें कंफर्म बताया ना, वो डेल्टा वेरिएंट की है, वो इंडिया वाले वेरिएंट की। इसके बारे में कह रहे हैं जो नॉर्मल कोविड-19 था वो एक आदमी से 2 लोगों को ट्रांसफ़र हो सकता था। इसके बारे में कह रहे हैं शायद ये 5 लोगों तक ट्रांसफ़र होगा, मगर वो शायद है अभी तक। एक दफ़ा वो स्टडीज़ कंक्लूसिव हो जाए ना, तो उसके बाद कोई हतमी बात उस पर बंदा करे। तो जैसे कि आपने बताया कि साउथ अफ्रीका में इसके केसेस बढ़े हैं, तो वहाँ से अभी हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला कि ट्रांसमिशन इसकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़्ड है या नहीं है।
वहाँ पे असल में ना नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स पे लोड ज़्यादा आ रहा है। अब इसलिए उनको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये हॉस्पिटल पे जो लोड आया है वो डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ने से आया है, यानी बीमारी की शिद्दत की वजह से आया है, या मरीज़ ज़्यादा होने की वजह से आया है। भाई एक तो बात ये ना कि आप 20 बेड थे, उस पर 20 मरीज़ आए, 20 की 20 शदीद बीमार थे, आपके बेड फिलअप हो गए। दूसरा तरीका ये था, आप 20 बेड थे हॉस्पिटल में, मरीज़ 200 आ गए, तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे हॉस्पिटल ना ओवर रश हो गया, मगर उन सबको मामूली नज़ला जुकाम खांसी इस तरह की चीज़ें। तो रिसर्च को ना थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी इसके केस रिपोर्ट, पहला जो इसका केस रिपोर्ट हुआ है ना, वो हुआ है 18 नवंबर को मेरे ख्याल। तो इट विल टेक सम टाइम, मालूम हो जाएगा इससे। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के लिए कोई न्यू वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस होगी? क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि अगर हम कोविड-19 की 3rd डोज लगवाते हैं तो वो ओमिक्रॉन के सिम्टम्स को सप्रेस कर देगा। इस पे रोशनी डालिएगा। अच्छा, ये बात तो डॉक्यूमेंटेड हो चुकी हुई है, मतलब ये बात रिपोर्ट हो चुकी हुई है कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन लग रहा है। अच्छा। इसको हम लोग कहते हैं री इन्फेक्शन। मतलब जैसे किसी को फ़र्ज़ करें मलेरिया एक दफ़ा हुआ, बाद में दूसरी मरतबा हो गई, ऐसा हो सकता है। तो ये री इन्फेक्शन कहलाता है बेसिकली। तो ओमिक्रॉन से कोविड के री इन्फेक्शन रिपोर्ट तो हो रहे हैं, मतलब वैक्सीन लगी हुई है लोगों को और इन्फेक्शन हो रहा है, बट सीवियरिटी उनकी कम है। देखें, वैक्सीन आपको बीमारी से बचाती नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। पब्लिक ये बात समझती नहीं है। वैक्सीन मैंने लगवाई इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे बीमारी होगी ही नहीं, चांस तो यही है कि नहीं होगी। दूसरा चांस ये है कि अगर हो गई तो उसकी शिद्दत बहुत कम होगी, क्योंकि हमारी बॉडी पहले से उसको क्या कहना चाहिए, उसका इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो पहले से ना उसको पूरी समझिए तैयारी करके बैठा हुआ होता है। तो बीमारी हो सकती है बट उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी और उनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन लगा, उनमें सिम्टम जो है उनकी सीवियरिटी बहुत कम थी। तो इसलिए फिर ये वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है या नहीं है, अगेन फिर वही बात कि टाइम बहुत कम हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा पता चलने में। अभी टाइम बहुत कम हुआ है असल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ जैसे वैक्सीन लगवाई आपको कुछ नेगेटिव सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इसका मकसद कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन इटसेल्फ एंटीजन का काम कर रही होती है, लेकिन फिर वही बात है कि आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा टाइम लगता है उसको रिकॉग्नाइज करने में कि वेदर इट इज़ एंटीजन और नॉट, ऐसा है? या ये क्यों सिम्टम्स आते हैं कि कुछ के नेगेटिव, भाई बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और तबीयत ख़राब हो गई, बड़े नेगेटिव रिमार्क्स थे कि भाई वैक्सीनेशन नहीं करवाएं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अच्छा, नेगेटिव, मैं असल में ये समझने की कोशिश कर रहा था कि नेगेटिव सिम्टम हो रहा है। वो नेगेटिव सिम्टम आप ये कह रहे हो कि वो जो वैक्सीन लगने के बाद वो होता है। देखिए, होता है ये, पहले तो ये समझे ना वैक्सीन कैसे काम करती है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक साहब का फ़ोटो दिखाता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि यार ये तस्वीर आप देख लें। ये तस्वीर में जो बंदा आपको नज़र आ रहा है, अगर ये कभी घर में आने की कोशिश करेगा तो आपने इसको घर में आने नहीं देना है। सही? इसके लिए आप ज़रूर तैयारी जो भी है वो करके रखें। अब आपने वो तस्वीर में बंदा देख लिया, आपको 2 या 3 दिन बाद डोर बेल बजी, आपने दरवाजे में आपकी जो कैमरा था जो भी था, वो जो विंडो थी उससे देखा, तो वही बंदा खड़ा हुआ था। क्या आप उसको अंदर आने देंगे? नहीं आने देंगे। इन केस अगर वो बंदा किसी तरीके से अंदर आ जाता है, इन केस, तो क्या होगा, आपकी तैयारी पहले ही पूरी होगी। मैंने आपको तैयार किया हुआ है, आपने वो डंडे सोटे सब तैयार रखे होंगे, आप उसकी पिटाई करना शुरू कर देंगे। तो वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, हम अपनी बॉडी को एक वायरस का या बैक्टीरिया का या किसी का भी एक चेहरा दिखा देते हैं कि यार ये चीज़ है, अगर ये कभी बॉडी में आने की कोशिश करेगी तो उसको आने नहीं देना है, और अगर आ जाए तो तैयारी आप पहले करके रखो। तो वो हमारी बॉडी एंटीबॉडी वगैरह पहले बना के रखती है। जब भी आप एंटीबॉडी बनाने के प्रोसेस में जाते हो तो बॉडी इसको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहती है। उसमें बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, ये चीज़ें आम बातें, ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं हैं। अगर वैक्सीन लगने के बाद आपको बुखार आ रहा है तो इट मीन्स कि वैक्सीन काम कर रही है। इसलिए आप देखते हो ना, छोटे बच्चों को अपन EPI प्रोग्राम में, EPI वो जो बच्चों के हिफाजत के टीके रखते हैं, उसमें अपन बच्चों को वैक्सीन करवा के आते हैं तो उनको बुखार हो जाता है। वो उसकी इस बात का अलामत होती है कि वैक्सीन अंदर जाके काम कर रही है। अब ये 2 दिन का बुखार उसको आइंदा आने वाली बीमारी से बचा लेगा इंशाल्लाह, ऐसे होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आप ने जैसे सुना ही होगा कि 3 केसेस आगा खान हॉस्पिटल कराची में अभी तक डायग्नोज हुए हैं और हमारी न्यूज़ में भी ऐसा आया है। तो सवाल ये है कि बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का सवाल है कि ऐसा वाकई है, हमारे पास ऐसी टेस्ट किट्स मौजूद हैं
जो ओमिक्रॉन को डायग्नोस कर सकती हैं, या ये कोई एक सियासी मसला है जो हमारे सामने आ रहा है? होता ये है कि आजकल एक टेस्ट होती है, उसको अपन कहते हैं PCR टेस्ट। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा उसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग उसको कहते हैं। PCR टेस्ट की मदद से आप किसी भी वायरस को पकड़ सकते हैं। तो ओमिक्रॉन भी जो उन्होंने डायग्नोस किया था वो पहले PCR पे डायग्नोस इन्होंने किया, फिर इनको अंदाज़ा हुआ कि यार, क्योंकि देखें PCR क्या करता है, कोई भी वायरस होता है ना, उसके जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है कि वो मौजूद है। ठीक हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल वो DNA जो हम कहते हैं आम जबान में, अब जब उन्होंने उसके DNA को देखा तो उनको शुबा हुआ कि यार ये DNA है तो कोविड का ही, मगर ये कुछ हमें चेंज लग रहा है। तो फिर उनसे एक चीज़ प्रोसेस होता है जिसमें वो DNA को पूरे को सीक्वेंस करके देखते हैं, स्टडी करते हैं, पहले वाले DNA से मैच करते हैं वैसा है या नहीं है। तो अगर वहाँ कुछ चेंज होता है तो आप कहते हो यार ये वेरिएशन हो गई, ये चेंज हो गया। तो उन्होंने PCR पे उसको डिटेक्ट किया, PCR पे डिटेक्ट करके उसका जीनोम सीक्वेंस किया, और जीनोम सीक्वेंस से पता लगा कि ये इसका एक नया वेरिएंट है। तो दो बातें अब यहाँ पे समझनी है। पहली बात तो ये है कि वो जो पाकिस्तान में एक फैमिली वो जो बाहर से आई है, उसकी जो केस रिपोर्ट हो रहा है वो सस्पेक्टेड केस है, डायग्नोज नहीं है। दूसरी बात ये है कि आगा खान वालों पर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो कर लेते हैं। तो आगा खान तो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बाकी सियासी से क्या मुराद है, मतलब गवर्नमेंट चाह रही है लॉकडाउन लगा दे, पब्लिक को तंग करे, माल वाल बनाए, इससे तरह का मसला। बिल्कुल, क्योंकि अब ये देखें ना कि अवाम इस तरह से भी परेशान है कि अभी हमने डोज़ लगवाई कोविड-19 के, भाई आपने फर्स्ट डोज़ लगवा ली, सेकंड डोज़ लगवा ली, अब ये है कि डेथ रेशो कम हो गया है। अब इसके बाद एकदम एक न्यू वेरिएंट सामने आता है, अब दोबारा ये सारा सिलसिला शुरू होता है। तो ये एक समझ में ना आने वाली बात। असल में हम लोग ना, चूँकि इस तरह की सिचुएशन में पहले कभी आए नहीं है ना, लाइफ तो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ तो इवॉल्व कर रही है। भाई पहले जो दवाएं मलेरिया के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव थी, अब तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है। उसकी वजह वही है, मलेरिया ने अपने आप को चेंज कर लिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो मैं एक ड्रग से उसको मारता जाऊँगा तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसको रिएक्ट करेगा। हाँ, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे आपने उसका सुना है पेनिसिलिन का, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। जब वो शुरू में आया 1920s के एंड में और 1930s में, तो वो हर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता था। आज तो नहीं करता। क्यों नहीं करता? स्पेसिफिक हो, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने आप को इवॉल्व किया है, चेंज किया है, और वो अब पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो गए। तो चेंज तो हर चीज़ में आ रहा है ना, तो इस तरह वायरस में भी चेंज आएगा। भाई मैं उसको एक ड्रग से मारता जाऊँगा तो आखिरकार वो बोलेगा ना यार इनफ इज इनफ, मैं भी थोड़ा चेंज करूँगा। तो ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कोविड-19, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, इन तमाम वायरसेस में क्या फ़र्क है? डिफरेंसेस कोई भी नहीं है। बेसिक जो चीज़ है ना, बेसिक जो कोई, ये समझे एक ही बाप के 5 बेटे हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो है, बट फैमिली उनकी एक ही। तो वो थोड़ा सा वेरिएशन है, यानी उसमें अगर कुछ एक प्रोटीन, ये बात है ना कि वो टेक्निकल बात है ना, तो पब्लिक के लिए ऐसे बताएं कि उसको उनको समझ में, मतलब ये ऐसे समझें कि एक प्रोटीन अगर ए पॉइंट पे लगा हुआ है तो दूसरे को वही प्रोटीन बी पॉइंट पे लगा हुआ है। प्रोटीन वही है, तीसरे को वो सी पॉइंट पे लगा होगा, चौथे को वो डी पॉइंट पे लगा होगा, इस तरह से चीज़ वही होगी। और ये सारे मतलब कि जो आप कह रहे हैं कि फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो DNA वायरस हैं बेसिकली ये RNA वायरस है। अच्छा। और फिर वो RNA वायरस से जो उसके प्रोटीन बनते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाता है, तो उसकी वजह से वो वायरस जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल जबान में ये ना एवोल्यूशन का प्रोसेस है बेसिकली। अच्छा, अब ना आपने ये कहा कि अभी रिसर्चेस जारी हैं, तो इसकी अगर सिवियरिटी पे बात करें, सिवियरिटी डेथ कॉज कर सकती है? मैंने कहा रिपोर्टेड तो डेथ अब तक एक भी नहीं है। अगर एक भी होती है तो मैं आपको कहता है साउथ अफ्रीका में वो खातून थी या वो आदमी था, वो ओमिक्रॉन में चला गया है। अब तक रिपोर्टेड केस तो है, अब तक तो एक भी नहीं है। क्योंकि सवालात तो मेरे पास ये भी आए हैं कि भाई इतना सिवियर होगा कि हमारे स्कूल्स बंद होंगे या नहीं। स्टूडेंट्स की तरफ से सवालात ये भी आए हैं कि लॉकडाउन होगा, स्कूल्स बंद होंगे, वेकेशंस होंगी या नहीं। स्टूडेंट को असल में ना गवर्नमेंट ने लत लगा दी है बगैर इम्तिहान दिए पास होने की। अब वो चाहते हैं हमेशा बगैर इम्तिहान दिए पास हों, ऐसा अब होगा नहीं मेरे ख्याल। आखिर में डॉक्टर साहब, हमारी आवाम को आप कोई मैसेज देना चाहें, ख़ास मैसेज जिस पे उनको ये सारी चीज़ें समझ में आए और वो अपना इन चीज़ों का ध्यान रखें ख़ास तौर से? पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है भाई, बगैर तस्दीक किए बातें आगे ना बढ़ाया करो। वो कहते हैं जी वो लियारी में जुम्मन चाचा को वैक्सीन लगी थी तो उनके हाथों में बल्ब जलना है, करंट बनना है, सब बकवास होती है ना, झूठी अफवाहें होती हैं। बस बगैर तस्दीक के बाद आगे ना बढ़ाया करें।
दूसरा वैक्सीन लगवा लें, गवर्नमेंट अभी फ्री में लगवा रही है, बाद में सऊदी गवर्नमेंट सख्ती करेगी और बगैर वैक्सीन के आपको हज उम्रे नहीं करने देगी, तो बेटा 50-50 हज़ार की वैक्सीन लगवा के जा रहे होगे हज उम्रे करने। अभी गवर्नमेंट फ्री में लगवा रही, लगवा लो ना यार। थैंक यू सो मच सर, दिस वॉज द ग्रेट इंटरव्यू एंड इन्फॉर्मेटिव टू। हमारी आवाम को बस अशद ज़रूरत है कि वो इन तमाम चीज़ों को सुनें, समझें और अमल करें। बस समझ में आ जाए पब्लिक को, बाकी सब खैर है। नाजरीन, ये थे डॉक्टर आसिम महमूद जो ओमिक्रॉन पर बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालात के तसल्ली बख्श जवाब मिल गए होंगे। हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी तरह मालूमाती प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। अपनी मेज़बान मुनीरा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।